हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स हब। होप यू ऑल आर गुड। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तभी आप इस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 to 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, यूनिटी ऑफ कमांड तक। उससे आगे के हम आज फिनिश करेंगे क्योंकि टोटल 14 है। लास्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आगे से। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में जाना था क्या होता है, और नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। और जो हमारी केस स्टडी एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो उसमें वो लोग हमें इसका कोई ना कोई एक हिंट देते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल है। तो अगर आप उसमें कन्फ्यूज़ हो, अगर आपने कोई गलत चूज़ कर लिया कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल है और अगर उन्होंने फर्दर उसके बारे में कुछ और पूछा हुआ होगा उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका वो भी गलत हो जाएगा। इससे आपके पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। इसलिए केस स्टडीज़ का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है बच्चों के लिए। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड आपको याद होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपरवाइज़र उसको कमांड देना चाहिए, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं कौन सा काम करूं और पहले किसका काम करूं। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या है, बस छोटा सा ही डिफरेंस है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उसका एक ही हेड होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे कंपनी में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग हेड ना होकर एक ही हेड हो, ताकि जो काम है उसकी ओवरलैपिंग ना हो और काम भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो पाए हमारा। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये बहुत ईजी सा ही है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या बनता है यहाँ पर कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले देखें, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में देखें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको बोला जाता है कि आपको ये रॉ मटेरियल ख़रीदना है इतना, अब उसे कहीं और से वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसका जो बेटा है वो वही चीज़ का काम करता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने बेटे से एक्सपेंसिव में वो ख़रीद लेगा ताकि उसके बेटे को उस चीज़ का प्रॉफिट हो जाए। तो क्या यहाँ पे वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा है, तो ये बहुत गलत है। उसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए क्योंकि वो वहाँ काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉय है। सो इसका मतलब यही है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर हमें जो हमारा जनरल इंटरेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो पहले देखना चाहिए। फिर है हमारा रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, यानी हमें अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट इतना पे करना चाहिए ताकि वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड जी सके, जितनी चीज़ की उसकी ज़रूरत हमें होती है, बेसिक जो नीड्स है हमारी, वो एटलीस्ट हमारे एम्प्लॉय के पूरी हो सके। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ 2 वर्ड आए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम जो हमारी पावर्स है कंपनी की वो किसी में डिवाइड नहीं करते, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें पावर को डिवाइड नहीं करेंगे, सारी पावर सिर्फ अपने हाथ पे रखेंगे। लाइक अगर मैंने कोई कंपनी खोली है और मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखा है तो मैं उनको कोई पावर नहीं दूँगी, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, अपनी पावर से कोई काम नहीं करेंगे। मैं जो उनको ऑर्डर करूँगी या जो डिसीज़न मैं लूँगी वही काम होगा, सारे डिसीजंस मेरे हाथ में होंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने जो पावर है वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करी। जो भी मेरे पास पावर्स थी थोड़ी सी उनको दे दी, फिर वो फर्दर किसी और अपने से नीचे वालों में डिवाइड कर दी और वो अपने में डिवाइड कर दी। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ पावर्स। सो अब क्या है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहिए कि हम सारी पावर अपने पास रखेंगे तो क्या हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम सारी की सारी पावर डिवाइड कर देंगे तो एक तो काम में डिले होगा हमारा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस्ड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलना चाहिए। यानी जो मेन पावर्स है जो हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें अपने पास रखनी चाहिए, और जो बाकी है हमारी नॉर्मल
क्योंकि हर चीज़ हम नहीं देख सकते, तो वो हमें अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देनी चाहिए। तो यानी दोनों में एक बैलेंस रख के चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि अगर हम अथॉरिटी दे देंगे तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली दे देंगे वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसमें दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा इन दोनों में भी बैलेंस होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे आता है स्केलर चेन। दिस इज़ मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आप जान लीजिए स्केलर चेन क्या होता है, जिसके अंदर हमारे क्या होगी, अथॉरिटी जो है वो हमारी एक मतलब फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक में मूव करती है। जैसे कि आपको ये फिगर दिख ही रही होगी, इसमें क्या होता है, जैसे ए है, उसको कोई भी अथॉरिटी देनी है वो बी को देगा, फिर बी किसको देगा, फिर फर्दर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को। ऐसी जो अथॉरिटी है वो चलती रहती है। और इस ऐसे अगर हम लेफ़्ट साइड देखें, सॉरी राइट साइड देखें, तो हमारा ए एल को देगा, फिर एल एम को, एम एन को, एन ओ को, और ओ पी को। और अगर ऐसे ही नीचे से ऊपर भी जाएगी, अगर एफ़ को कोई बात बतानी है तो वो ई के पास जाएगा, ई फिर डी को। इस तरीके से हमारी ये चेन चलती है। इसे बोला जाता है फेयोल्स स्केलर चेन। अब इसके अलावा एक एक्सेप्शन इसमें और है कि हमारे जो ये चेन है, अगर हमें कोई इमरजेंसी में काम है, इसमें आपको दिख रहा है कि काम में डिले बहुत ज़्यादा होएगा, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ़ से काम ए तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा काफ़ी, और ए से एफ़ तक भी। अब किसी को अगर इमरजेंसी में बात करनी हो, लाइक ओ से किसी को बात करनी है, तो अगर हम स्केलर चेन के हिसाब से चले तो ई पहले डी को बताएगा, फिर डी से सी को, सी को बी से, फिर ए को, फिर एल एम एन ओ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हो सकता है कि ई अपने सामने वाले से, यानी जो उसके इक्वल रैंक में जो है अदर पर्सन लाइक ओ, उससे डायरेक्टली बात कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ जाता है, इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। जैसे डी एन से बात कर सकता है, सी एम से बात कर सकता है, एफ पी से बात कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। अब ऑर्डर से समझ आ रहा है यहाँ पे कोई ऑर्डर वो नहीं कि किसी को कमांड देना, कोई ऑर्डर देना, वो नहीं। यानी एक राइट प्लेस पर, यानी एक राइट पर्सन एक राइट जॉब पर होने चाहिए। मतलब जो उसके लिए राइट जॉब है उसके हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से जो उसकी जॉब है उसे वो मिलनी चाहिए, और एक राइट थिंग अपने राइट प्लेस पर होनी चाहिए। दैट इज़ ऑर्डर। इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है देखा जाए तो। एक तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर मान लीजिए कि आपके वहाँ दो एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहे हैं, एक तो आपका रिलेटिव है और दूसरा ऐसी है। अब जो दूसरा वाला बंदा है वो तो ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर रहे, और जो आपका रिलेटिव है वो उससे कम काम कर रहा है, फिर भी आप उसको अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, उसको ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, कोई भी हो सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब एक और ये नहीं आ जाता कि भाई अगर वो काम कर रहा है और वो ज़्यादा काम कर रहा है, दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपने काम के अकॉर्डिंग सबको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो इक्विटी। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये है कि हमें इंसान, मतलब जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका जो टेन्योर है, यानी जो उसका कार्यकाल है, उसको मतलब एक सीमित उस रखना चाहिए। मतलब कि उस ये नहीं हो कि अभी वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसको हम 1 महीने बाद दूसरी जगह भेज दें। लाइक आपका कोई एम्प्लॉय आया, उसको आपने ट्रेन करा है, उसके अंदर ट्रेनिंग लाए, फिर 2 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ऐसे दूसरा एम्प्लॉय आया, उसको भी 2 महीने काम करा, उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे क्या होता है, दोनों का इसमें नुकसान है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है कि वो उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, टाइम लगा रहा है अपना, और फिर उसका ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और एम्प्लॉय का क्या नुकसान होता है, इससे एम्प्लॉय को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक जगह एडजस्ट होने में टाइम लगता है, फिर उसको दूसरी जगह भेज दो। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का काम करने में मन भी नहीं लगता, क्योंकि उसे हमेशा ये रहेगा कि कुछ टाइम बाद तो मुझे दूसरी जगह ही जाना है, टेंशन में भी रहेगा इंसान। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई उसका जो टेन्योर है वो एटलीस्ट स्टेबल रखो। ये नहीं कि उसको हर दूसरे महीने उसका ट्रांसफ़र करो, तो इससे क्या होगा, उसका जो वर्क है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने कुछ प्लान्स हमें बता सके, अपने आइडियाज़ हमें दे सके। इनसे उनमें क्या होता है, मोटिवेशन आता है, और उनका काम करने में और भी ज़्यादा मन करता है। मतलब उनकी एडवाइस देनी चाहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही उनको फ्री छोड़ दो कि वो हमसे कुछ भी बोल दे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनकी एडवाइस लो, आपको जो ठीक लगता है उनकी एडवाइस के ऊपर वर्क करो, अदरवाइज़ उनको आप समझा भी सकते हैं किस चीज़ के लिए।
नेक्स्ट है स्पिरिट डेको। इसका तो बस एक सिंपल सा है कि मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे ट्रीट करे, मतलब जब भी वो काम करे या अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करे कुछ भी, तो हमेशा आई की जगह वी का यूज़ करे कि ये काम हम सब मिलकर करें, ये नहीं कि ये काम मैं करूँगा। इससे डीमोटिवेशन आती है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये यूज़ करना चाहिए कि हम सब मिलकर ये काम करना चाहिए, मतलब एक टीम एफर्ट होना चाहिए। तो होप आपको सारे प्रिंसिपल अच्छे से समझ आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं काफ़ी चीज़ें, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि हम कौन सी वीडियो आगे फर्दर अपलोड करने वाले हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।